नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्क उतारो जी में। 13 जनवरी के बाद से यूसीजी के मुद्दे ने एक ऐसी हवा पूरी जगह फैलाई है कि कोई और टॉपिक पे बात करने का दिल ही नहीं करता। एक लोगों के मन में डर भी बैठ गया है कि क्या सरकार कभी यूजीसी के मुद्दे को चेंज करेगी या उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी कि नहीं। लेकिन सियासत में नैरेटिव कैसे बदल जाता है ये तो हम सबने देखा है। 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी के साथ क्या यूपी में हुआ और पूरा का पूरा देख लिए नैरेटिव चेंज हो गया। इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि क्या बीजेपी के स्टार प्रचारक बाहर आएंगे और यूजीसी के मुद्दे पे बात करेंगे कि नहीं, ये भी देखना है। पहला मुद्दा है कि एक ऐसी किताब जो अभी तक पब्लिश भी नहीं हुई उसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि एब्सेंट फाइल जिसका कोई आधार नहीं बन रहा और कोई इंडिया से उसका कनेक्शन नहीं है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तीसरा मुद्दा है यूएसए ट्रेड का, जिसमें बताया जा रहा है कि मोदी जी ने किसानों का को बेच दिया है, मतलब अपना फायदा उठाने के लिए। पर सबसे ताजा मुद्दा जो है, जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है, वो जो सस्पेंशन मोशन उनके लिए निकला है और बीजेपी के निशांत दुबे जी उनको लेकर आ रहे हैं। तो हम सब इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। और एक और बात, हमारे साथ में मौजूद है यंग पॉलिटिकल एंड एनालिस्ट एंड फेमस जर्नलिस्ट शिवम चौधरी जी। नमस्कार शिवम जी, थैंक यू फॉर कमिंग। न, नमस्कार बहुत पायल जी। बहुत धन्यवाद आपका, आपने थैंक यू। धन्यवाद। अच्छा शिवम, हम इससे पहले की कोई बात करें, मतलब अभी मैंने सोचा था कि हम यूजीसी पे सीधे बात करेंगे, तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे। पहले तो आप मुझे बताइए कि कॉलेज में क्या हुआ डीयू में। जी पायल जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, जिस तरीके से यूजीसी का मुद्दा सामने आया, देखिए सरकार ने निश्चित तौर पर यूजीसी की जो गाइडलाइन जारी की है वो एक ब्लंडर है, क्योंकि जो इक्वेलिटी लॉ ऑफ इक्वेलिटी है उसका वो सरासर उल्लंघन है। मतलब आप सब चीज छोड़ दीजिए कि उसका पॉलिटिकल रिपरकशन क्या होगा, सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन जो बेसिक कॉमन सेंस कहती है वो ये कहती है जनरल कास्ट, एससी एसटी सब छोड़ दीजिए, वो जो बेसिक लॉ ऑफ इक्वेलिटी है उसका उल्लंघन करती है कि आप ये कह रहे हैं कि आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। ये तो भारत के संविधान का जो बेसिक मूल है, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है, उसका ही उल्लंघन है। तो सरकार ने वहां एक ब्लंडर किया। वहां पे जो मंत्रालय है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, उनसे एक गलती हुई। लेकिन उसके बाद दिक्कत क्या हो गई, वो उस ट्रैप में फंस गए कि वहां से वो बैक ट्रैक भी नहीं कर सकते थे। मान लीजिए कोई गलती हुई, आप सुधार करते हैं, परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन दिक्कत ये हो गई आप उससे पीछे हटते तो जो एससी एसटी के जो नेता हैं, जो स्वयंभू नेता खड़े हैं, वो ये कहते कि भैया देखिए पिछड़ों के साथ अब यहां गलत हो गया है। फिर वो उस ट्रैप में फंस गए, इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसके माध्यम से लाकर उसको रोका गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद जिस तरीके से रायता फैल गया दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी गलती हुई, उसके जो सोशल मीडिया हैंडल उनको जो समर्थित करते लोग हैं उन्होंने भी गलती करी, और जो दूसरी तरफ लोग हैं उन्होंने भी गलती करी। यही तो चाहता है विपक्ष, जो वो इकोसिस्टम है वो यही तो ट्रैप चाहता है। राहुल गांधी आज तक यूजीसी के मुद्दे पे क्यों नहीं बोले? क्योंकि इन्हें पता ही आपस में ही इसमें खप जाएंगे, आपस में ही इन्होंने अपने उसमें खर्च हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है? वो तो आराम से बैठ के मजे ले रहा है। जो संसद की सीढ़ियों पे खड़े हो रहा है ना, वो दरअसल आपके इस अंतर्द्वंद को एंजॉय कर रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें और गहरे 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 उतरते जा हाँ, रहे वो हैं। तो है। कभी लेफ्ट इकोसिस्टम से, कभी यूपीए की सरकार से कोई गलती होती थी, लेफ्ट कभी उसे, या जो ये इकोसिस्टम है लेफ्टिस्ट मीडिया है, कभी सड़क पर आकर इस तरीके से नहीं करता था। कोई दिक्कत है अंदरूनी तौर पर सुलझाया जाता था। यहां सब लोग कूद गए हैं, और मैं कह रहा हूं आपको यूजीसी का विरोध करना है। मैं खुद कह रहा हूं यूजीसी सही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर किसी मंत्री को सुअर कहेंगे। माफ कीजिएगा, ये मेरे शब्द नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आपका विरोध हो सकता है, आप सब कुछ विरोध कीजिए। आप ये, मैं कह रहा हूं आपको ये विरोध करना है, भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया उसका विरोध करना है, वो भी कीजिए तर्कों के साथ, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज, मान लीजिए आपके हाथ में फुंसी हो जाती है तो आप हाथ नहीं काटते। सरकार से एक गलती हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहेंगे कि कब्र खुद जाएगी, ये हो जाए। आप विरोध कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। आप ये कहिए इसमें ये कमी है, इसमें ये सुधार होना चाहिए, मंत्री जी ने ये गलती की है, हर तरह का है। और आपके पास इतना अच्छा शब्दकोश है, उसे इस्तेमाल कीजिए ना अपनी काबिलियत का। और गलती सरकार की तरफ से भी है, उसके जो ट्रोल्स हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अपने ही साथ के इकोसिस्टम के लोगों को विरोध
विरोध में बोल रहे हैं वो भी गलत है। पर शिवम, आपको नहीं लगता कि और रही बात आज, मैं आपको नहीं लगता कि सरकार के जी जी किसी बड़े मंत्री को, कोई कैबिनेट मिनिस्टर या किसी को आके इस पे थोड़ा सा कुछ बोलना चाहिए था, तो ये मुद्दा शांत हो जाता? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं सरकार की तरफ से गलती हुई। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो एक पूरा मैकेनिज्म था, प्रमोद महाजन रोज शाम को आते थे, पूरे दिन में जो घटनाएं घटित होती थी उसके ऊपर एक क्लियरिफिकेशन दिया जाता था, भाई ये घटना है, इस पे सरकार का ये स्टैंड है, हम इसे इस तरीके से ठीक करेंगे। आपको वो मैकेनिज्म लाना पड़ेगा, आप मात्र 5-7 प्रवक्ताओं के माध्यम से नहीं रह सकते हैं। आपको एक सिस्टम डेवलप कीजिए, ये मंत्री साहब हैं, ये रोज आके ब्रीफिंग करेंगे, सरकार की ये नीति हम लाए तो क्यों लाए, क्यों नहीं लाए तो क्यों नहीं लाए, वो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। सरकार में कम्युनिकेशन गैप है, और इसीलिए वो जो आपने 2024 की बात की, इसी कम्युनिकेशन गैप की कारण वो 2024 हुआ। अगर अमित शाह की वीडियो सरफेस कर रही थी तो आप शांत क्यों हाँ, रहे? सही बात है। आपको ये लगता है मोदी और योगी सब कुछ कर देंगे, आपको लगता है अमित शाह चाणक्य है? अरे अमित शाह के पास कोई जादुई छड़ी है क्या? नहीं, और जो खटाखट चल रहा था, अमित शाह का नहीं, और अच्छा, जो जमीन पे खटाखट चल रहा था, तो जी एक भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो सब क्रेडिट लेते हैं कि हम लोग इतना काम करते हैं जमीन पे, किसी ने भी वो मुद्दे के बारे में बात भी नहीं करी, ना क्लैरिफिकेशन करने लोगों को दी जमीन पे। देखिए वो है ना, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स इजी टाइम क्रिएट, वो वाला जो कहावत है ना, वो स्थिति अब इस सरकार के साथ आ गई है। सबको ये लगता है, जितने भी एमपी एमएलए लड़ रहे हैं, अरे योगी मोदी के नाम पे तो, अमित शाह के नाम पे तो वोट मिली जाएगी, मैं क्यों कुछ करूं? ये करेक्टिव एक्शन जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आपको यही नुकसान होने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कोई नहीं, एक चुनाव हार जाएंगे अगली बार जीत जाएंगे, अगर आप एक बार चुनाव हार गए ना, राहुल गांधी एंड कंपनी और जो इकोसिस्टम है, जिस तरीके से हार्ड हैंडेड तरीके से आपके ऊपर टूटेगा ना, आपको रिकवरी का समय नहीं मिलेगा। तो आप, और यूपी में 2027 का चुनाव बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर यूपी हार गए किसी भी कारण से, XYZ, उसका कोई भी कारण हो सकता है, 29 में वापसी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वहां से 80 सीटें आती हैं, और उसकी बानगी आपको 2024 के चुनाव में दिख चुकी है। तो यूजीसी का जो भी प्रकरण है, आप उसे आसानी से सहजता के साथ सॉल्व कीजिए। अब मुझे कहीं से जानकारी मिल रही है कि शायद यूजीसी ही खत्म होने का बात चल रही है, उसके लिए एक बिल आना है, और वैसे इस बार आना था लेकिन वो मॉनसून सेशन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो हो सकता है यूजीसी और जो बाकी 3-4 वो हैं संस्थान, उनको एक जगह मर्ज करके इस सारे पचड़े को ही खत्म कर दिया। मैंने भी सुना है। हाँ, अच्छा, आप मुझे बताइए जी, ये जो हाँ रुचि के साथ हुआ, उसमें आयशा और एनएसयू के लड़कियां थी जिन्होंने ये उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की, उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की। सोचो अगर इसमें कोई लड़का होता, या अगर ये लड़कियां भी सक्सेसफुल हो जाती उसके कपड़े उतारने में और ये सब करने में, तो आपको नहीं लगता कि 1991 में जो वीपी सिंह के टाइम हुआ था, ये मुद्दा पूरे देश में आग लगा सकता था ये चीज? पहली बात तो वो जानबूझ के लड़कियां ही थीं, क्योंकि अगर लड़का होता तो वो स्थिति कुछ और हो जाती। वो प्री प्लान्ड लड़कियां ही थीं, वेरी इसलिए लड़कियों को रखा गया। वो, हाँ, उनको भी पता है कि अगर लड़के होते तो इसका क्या रिपरकशन होता। और ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से लगातार मुद्दे टेस्ट किए जा रहे हैं, वाटर टेस्ट किया जा रहा है और वो विफल हो रहे हैं, मुझे आने वाले समय में कम से कम 3 बड़े आंदोलन इस सरकार के खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। पहला, जो ये यूजीसी का मुद्दा है, जनरल कास्ट वर्सेस SC ST का जो मुद्दा है, इसको भुनाया जाएगा, क्योंकि ये वो पिच है जिसके ऊपर बीजेपी कभी खेलना नहीं चाहेगी। बीजेपी हिंदुत्व के पिच पे खेलना चाहेगी, जातिवाद के पिच पे कभी नहीं खेलना चाहेगी, और इसी को अब टेस्ट किया जाएगा। दूसरा, किसान आंदोलन .3 जल्दी खड़ा होने वाला है। कल किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिला है, वो भी आपको दिखाई देगा। और तीसरा, नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो डिवाइड है, वो भी आपको जल्दी सरफेस होता दिखाई देगा। तो जब तक ये सरकार नहीं जाएगी, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो हटा नहीं देते, ये लगातार कांस्टेंट एफर्ट्स चलते रहेंगे। वापस से कह रहा हूं, मैं यूजीसी का समर्थन नहीं कर रहा इस कानून का, लेकिन इसके लिए आप उस ट्रैप में मत फंसें कि ये इतना खराब हो जाए कि आपको निकलना भारी हो जाए और ये आपके लिए ही मुश्किल हो जाए। बैठिए, सॉल्व कीजिए, आपकी ग्रीवेंसेस हैं, सही तरीके से सही चैनल तक सरकार को पहुंचाइए। घर के झगड़े सड़क पर नहीं लाए जाते, सड़क पे जिनके झगड़े लाए जाते हैं उनके घर का क्या होता है उसको बताने की जरूरत। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, दिल्ली की पुलिस ने अभी तक किसी को अरेस्ट भी नहीं किया इस मामले में, तो क्या सरकार डरी हुई है, क्या है? क्योंकि दिल्ली की पुलिस बीजेपी के अंडर आती, क्या ये मुद्दा और
भड़क जाएगा अगर दिल्ली पुलिस किसी को अरेस्ट करे, क्योंकि साफ वीडियो में लड़कियां दिख रही हैं जो जिन्होंने ये सब किया है। हिडमा और वो क्या-क्या है, वो लड़कियां जो देखिए नारे लगाती हैं, वो लड़कियां दिख रही हैं वीडियो में। जी। पहली बात तो शायद घटना भी बहुत निकट उसमें मतलब बहुत जल्दी ही हुई है, तो थोड़ा-सा प्रोसेस पुलिस का थोड़ा-सा जो होता है ना हाइबरनेशन मोड में से निकलने में उसे समय लगता है। हो सकता है कि उसमें एफआईआर भी दर्ज की जाए, आगे प्रोसेस भी होगा। अब भैया एक बात बताइए, वो पेंगुइन वाली बुक जो है नरवणे साहब, उसमें जब 1 हफ्ता लग गया, ये तो बहुत छोटा मुद्दा है। हाँ, उसपे भी बात तो करेंगे, जब उसमें इतना टाइम लग गया उसमें तो भी बात करेंगे उसपे भी। हाँ, अच्छा, आप मुझे एक बात तो जब अगर उसमें इतना लेकिन समय हाँ, लग तो सक ये हाँ, जी, जी, उसमें इतना जी। समय लग सकता है, तो पुलिस इसमें क्यों समय, और वैसे भी दिल्ली पुलिस तो स्लो एंड स्टेडी है, क्योंकि वो जो इन्होंने बीच में 847 बच्चे गुम गई हैं, लड़कियों को अगवा किया गया है, उसको महाराष्ट्र पुलिस ने उसी टाइम सॉल्व कर दिया, पर दिल्ली पुलिस ने इतना टाइम लगाया कि वो फैल ही गई वो बात। चलिए अब आते हैं स्टाफ प्रचार। हमारे रिलेटिव के मेरे रिलेटिव के फोन मुझे आ रहे थे कि शिवम ये हाँ सही है क्या, क्योंकि उनके बच्चे दिल्ली में हाँ, रह रहे डर थे। गए थे वो। तो अब मुझे बताना पड़ा कि नहीं, ये फिल्म का प्रमोशन चल रहा है। मेरे साथ भी मैं तो स्टाफ ने पूछा, इससे लड़के वो मेरी वो मेड है, वो डर गई कि बेटियों को स्कूल भेजें कि नहीं भेजें। इन्होंने इतना टाइम लगा दिया ना उस अफवाह को खत्म करने में, पर महाराष्ट्र पुलिस वेरी गुड, बॉम्बे पुलिस। अच्छा, अब चलो स्टाफ प्रचारक की बात बिल्कुल। करते हैं, उनके बगैर तो कोई भी इंटरव्यू मेरे को लगता है कि इनकम्प्लीट ही होता है। अब ये एब्सेंट फाइल में कभी हरदीप सिंह पुरी को लेके आ रहे हैं, कभी पीयूष गोयल को लेके आ रहे हैं, अब शिवराज चौहान जी को भी बीच में ले आए। ये मतलब करना क्या चाहते हैं ये क्या, और ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो ट्रेड डील की है वो इसी के प्रेशर में आके ट्रेड डील की है। मतलब व्हाट व्हाट डज ही वांट, क्या इसका जमीन पे इफेक्ट होएगा? देखिए आपने पूछा, पहले रिवर्स में चलता हूँ कि जमीन पे इफेक्ट होगा नहीं। अभी कांग्रेस वाले ही प्रदर्शन कर रहे थे, तो किसी प्रदर्शनकारी से पत्रकार ने पूछा तो कहने का नहीं, एप्स्टीन फाइल वापस होनी चाहिए, किसानों के लिए बहुत खराब है, हाँ किसान इससे परेशान है। मतलब ग्राउंड पे ये रेजोनेंस है उस मैंने भी मुद्दे का, देखा है आप वो समझ वीडियो। सकते हैं हाँ कि एप्स्टीन फाइल को कांग्रेसी प्रवक्ता कह रहे हैं कि किसानों को नुकसान हो रहा है एप्स्टीन फाइल से। तो जो आपने पूछा ना कि भैया क्या फर्क पड़ेगा, ये फर्क पड़ेगा, फिलहाल तो ये स्थिति है। दूसरी चीज, एप्स्टीन फाइल में आपने कहा कि हरदीप सिंह पुरी जी का नाम है। आपने संविधान दिवस पर हरदीप सिंह पुरी को आंख मारी और ये कहा योर नेम्स आर इन इंटरेस्टिंग हाँ प्लेसेस। उसके बाद उन्होंने नोट भेजकर आपको बताया कि किस रेफरेंस में है, कि लिंक्डइन का जो मालिक है उसने मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराया एक प्रोफेशनल वे में, या फिर आप आईपीआई जो संस्था है उसके आप डेप्यूटी डायरेक्टर थे, उसके लिए आप उससे मुलाकात करते हैं। और वहां पर भी आप क्या बता रहे हैं लिंक्डइन वालों को और उन सबको कि भैया हमारे यहाँ इतने मिलियन यूजर हैं, इतना है, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मतलब आप एप्स्टीन को भी देश के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब एक तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वहां लोग किस लिए जाते थे और आप क्या कर रहे हैं, ये समझ आता है। दूसरी चीज, अगर कोई सही में हरदीप सिंह पुरी के लिए एक प्रूफ होता जो आप कह सकते हैं सॉलिड, तो संसद के पटल पर अब तक आपने धागे खोल दिए हाँ होते, और संसद के पटल पर अब तक आपने क्या क्या कर दिया होता, सड़क पे क्या होता। तो पवन खेड़ा को रोज आके ये नहीं कहना पड़ता कि एप्स्टीन फाइल में ये है हाँ ये है। एप्स्टीन फाइल में तो राहुल गांधी के लिए भी है। एप्स्टीन फाइल तो एप्स्टीन सर्टिफाई कर रहा है कि राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों कहा जाता है। माफ कीजिएगा ये मेरे शब्द नहीं है, लेकिन कम से कम उसने उसी तरह प्रोजेक्ट किया। अब उसकी जिक्र क्यों नहीं करते हैं एप्स्टीन फाइल में? आप मोदी का जिक्र करते हैं, लेकिन आप क्या लेकर आए उस एप्स्टीन फाइल में से मोदी के लिए? आपके पास 30 लाख ईमेल हैं, उसमें से आपने क्या ऐसा किया? और ध्यान रखिएगा, हरदीप पुरी ने साफ कहा अर्नब के शो पे कि आप संसद के बाहर आकर ये कहिए ना, साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का दावा मैंने जीता है, इंग्लैंड में मैंने मानहानि का दावा जीता, मैं तो यहां भी जीत जाऊंगा। इतनी हिम्मत है, आप संसद के बाहर आके कहिए उन चीजों को। अब तक देखिए आगे क्या होगा, आगे और ईमेल्स में से क्या निकलेगा मुझे नहीं पता। कम से कम अब तक कुछ भी ऐसा नहीं है एप्स्टीन फाइल में से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी या किसी को भी जो नाम ले रहे हैं, किसी को इंक्रिमिनेट कर सकें, किसी के लिए कुछ भी एक तरीके से घातक कोई चीज है नहीं। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, अब तक के लिए नहीं है। जो चौकीदार चोर है, राफेल है, ये है वो है, जिस तरह के वो मुद्दे थे, इसी तरीके से इसकी भी हवा निकलनी है। ये सिर्फ और सिर्फ एप्स्टीन फाइल इसलिए लाई गई है, संसद सत्र आ रहा है, आपको इसको खराब करना है। कभी आप हिंडनबर्ग के नाम पर करते हैं, कभी राफेल के नाम पर करते हैं, कभी किसी और चीज के नाम पर करते हैं। आपको इस बार नया चाहिए था, पहले आप किताब के नाम पर कर रहे थे। जब एफआईआर दर्ज हो गई तो आपको एप्स्टीन याद आ गया। जब एप्स्टीन में से कुछ और निकल जाएगा तो आप कुछ और लेके आएंगे। आपको मुद्दे मैन्युफैक्चर करने हैं हर संसद सत्र से पहले, ताकि संसद के कैमरे आपके ऊपर रहें, आपको सबसे ज्यादा फुटेज मिले,
और इसलिए नहीं कि आपको सरकार को घेरना, इसलिए क्योंकि आपको इंडिया अलायंस में अपने आप को सबसे बड़ा नेता साबित करना है कि देखिए मेरे सेट नैरेटिव पे पूरा का पूरा विपक्ष चल रहा है। क्योंकि बंगाल में चुनाव लड़ना है, आपको ममता बनर्जी से बड़ा नेता अपने आप को स्थापित करना है, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से मोदी के खिलाफ या जो भी आप कहें वो लड़ रही हैं, नैरेटिव सेट कर रही हैं, तो इन्हें डर है कि इंडिया अलायंस में वो बड़ी नेता ना बन जाए। तो मुझे और बड़े मुद्दे और बड़े गोल पोस्ट तैयार करने पड़ेंगे। ये लड़ाई मोदी से ज्यादा अपने आप को विपक्ष का चेहरा स्थापित करने के लिए राहुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, ये जो हमारी ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, उसमें अगर आप देखा जाए जो बाकी कंट्रीज हैं, चाइना पे 35% है, इंडोनेशिया पे 19% है, पाकिस्तान पे 19, बांग्लादेश पे 20% है, मलेशिया में 19% है, जापान में 15% है, थाईलैंड में 19% है। आप मुझे एक बात बताइए, इतनी अच्छी डील मिली है हमारे देश को, पर फिर भी राहुल गांधी बोल रही है कि एब्सटेंस फाइल के कारण ही मोदी ने ये डील साइन करी और देश को नुकसान पहुंचाया और फार्मर्स को नुकसान पहुंचाया है। आपको आपको क्या लगता है, और आपको लगता है कि बांग्लादेश को जो वो 0% का वो मिला है कि टैक्स नहीं लगेगा, जो 0% टैरिफ नहीं लगेगा, उसके पीछे भी रीजन है? तो आपको लगता है कि ये रीजन बीजेपी समझा नहीं पा रही है लोगों को? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी के स्टांस के साथ हूं कि मोदी कॉम्प्रोमाइज है। मोदी इतना डरा हुआ है कि उसने नूर खान बेस पर ब्रह्मोस दागी हैं, जो ये बताता है कि अमेरिकन बेस है। वो तो इतना डरा है अमेरिका से। आपको लगता है कोई अमेरिका से डरा होता तो उसके न्यूक्लियर बेस के ऊपर ब्रह्मोस दागे जाते? कोई अमेरिका से डरा होता, ट्रंप से डरा होता, तो ट्रंप बुलाता और मोदी जी वहां ना जाते और जाकर जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ जी का नाम लेते। डर होता है जब 250 रुपए की प्लेट खाने के लिए आसिम मुनीर भाग जाता है ट्रंप के यहाँ कि साहब आ रहा हूं, बस तैयार रखना, जो चाहोगे वो लेके आऊंगा। वो रंग बिरंगा वो डिब्बा सा लेके जाता है रेयर अर्थ का। ये होता है डर। तो किस डर की बात कर रहे हैं आप? हम तो रशिया से तेल भी खरीदते थे, और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि रशियन ऑयल इंपोर्ट कम हो गया है, साहब उसके पीछे किस तरीके से वो इंपोर्ट हो रहा है मैं पब्लिकली नहीं बताना जा रहा। शेडो फ्लीट्स के माध्यम से और किस तरीके से सोर्स चेंज करके वो तेल आ रहा है, तेल अब भी आ रहा है। सही कह रहे हैं। और वो सारा काम हो रहा है। तो डर डर किसे लगता है, इस बात से समझिए। दूसरी चीज, ट्रेड डील का एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, अभी ट्रेड डील के ऊपर सिग्नेचर नहीं हुए। जब तक ऑफिशियली सिग्नेचर नहीं हो सकते, अमेरिका ने कहा इंडिया कमिटेड टू बाय $500 बिलियन वर्थ ऑफ अमेरिकन प्रोडक्ट्स। बाद में क्यों चेंज करना पड़ा? नॉट, उसकी जगह इंटेंट क्यों आया? कमिटेड की जगह इंटेंट शब्द क्यों आता है? वो तो बदला ना उसने। और आपको ये लगता है कि भैया डेटा प्रोटेक्शन में गलती है, आपको लगता है डेयरी फार्मर्स या फार्मर्स के लिए गलत है। आपने क्या डेटा दिया उस ट्रेड डील में से, क्या कमी आपने बताई? आपने कहा कि डेटा बिक जाएगा। कैसे बिक जाएगा? आपने कहा फार्मर्स हमारे प्रोटेक्टेड नहीं है। कैसे नहीं है वो बताया आपने। कौन सा लूप होल है? अब स्थिति यह है कि एक हिट कैंपेन भारतीय डेयरी इंडस्ट्री के खिलाफ शुरू हो गया है। अमूल के साथ हुआ कि भैया उसमें बैक्टीरिया मिल गए हैं, ये सब है, वो सब है। आपने एक सप्लाई चेन हो रही है, उसकी बीच में से कहीं से एक प्रोडक्ट उठा लिया और आप ये कह रहे हैं कि उसमें ये दिक्कत है। आपने सोर्स नहीं बताया, कहां से उठाया, कैसे उठाया, सर्टिफाइड लैब थी नहीं, बहुत चीजें हैं। और डेयरी इंडस्ट्री के खिलाफ ये आपको हिट कैंपेन दिखाई देगा। और शिवम, अगर मोदी जी इतना डरे होते तो वो 114 राफेल का ऑर्डर नहीं देते, फिर तो वो अमेरिका से F-16 और F-35 खरीदते ना जेट, अगर डरे होते। बिल्कुल नहीं, अगर वो इतना डरे होते तो कोची में F-35 वो क्या फूफा जी की शादी में सजाने के लिए खड़ा किया था? वो महीनों तक खड़ा रहा था। वो क्यों खड़ा रहा था? उसके पीछे की क्या कहानी है? अब लोग कहेंगे फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन बहुत कुछ है। वो अचानक से क्यों उड़ना उसका संभव नहीं हो पा रहा था? तो मोदी जी तो बहुत डरे हुए हैं। जी, सही कह रहे हैं आप। नहीं, और शिवम, ओवरऑल आपको नहीं लगता एक पूरे देश में, और स्पेशली मेरे को तो लगता है दिल्ली पे या फिर ट्विटर वर्ल्ड में को इतना देख देख के मुझे तो ऐसे लगना, इतना ना इनसिक्योरिटी सी लगती है। ऐसे लगता है बस कब ठीक होगा सब, ऑल इज नॉट वेल, मुझे ऐसे लगता है। आपको लगता है ऐसे? पायल पायल जी, ये बताइए ट्विटर पे भारत की कितनी प्रतिशत जनता है? 1%, 2%? उसमें से भी आधे इधर हैं, आधे उधर हैं। यानी आपके इससे तो लगभग 1% वोटर ही आया ना। बाकी जो 98% है उसमें से भी आधे से ज्यादा है जिसको ये भी नहीं पता ट्विटर भी कुछ है, सोशल मीडिया भी कुछ है।
जो गांव गांव में ग्रामीण अंचल में महिला रहती है, जिसके घर शौचालय पहुंचा, सिलेंडर पहुंचा, सारी सुविधाएं पहुंची, जिसका घर बन गया, जिसकी बेटी के खाते में पैसे आ रहे हैं, हम जैसे संभ्रांत लोगों को बैठकर लगता है ये तो बहुत छोटी चीज है। उस महिला से पूछिए उसके लिए वो कितनी बड़ी सही चीज कह है। रहे हैं। हाँ। और जब वो मोदी और नीतीश कुमार या योगी आदित्यनाथ को देखती है, जब उत्तर प्रदेश की एक महिला ये देखती है कि भैया मैं सुरक्षित हूं बाहर जाकर, आज को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मैं जा सकती हूं, तो वो क्यों वोट नहीं देगी? ये जनरल कास्ट, एससी, एसटी, ये वो सब कुछ सबको याद रहता है, लेकिन जब वो बूथ में वोट डालने पहुंचता है ना और वो वहां देखता है अच्छा कमल के नीचे ये निशान है, तो अचानक से कमल पे उसका हाथ दब जाता है। बूथ के बाहर सब कुछ है, बूथ के अंदर जाकर सब कुछ बदल जाता है। इसलिए लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो गई है। ईवीएम हैक नहीं हुए, मन मस्तिष्क हैक हो जाता है। अपने आसपास की सराउंडिंग जब वो देखता है व्यक्ति, तो वहां वो हैक हो जाता है और बूथ में जाके वो चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोग तो सोशल प्रेशर में कहते हैं मोदी का विरोध कर रहे हैं। हाँ। घर की महिलाएं पति के प्रेशर में कहती है मोदी का विरोध कर रहे हैं, जाके कहीं और वोट कर देती है। सही कह रहे हैं। और जब आपने देश की आधी आबादी को अपनी तरफ कर लिया, तो आप कैसे कह सकते हैं मोदी योगी हार जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव का सबसे बड़ा हार का कारण गलत कैंडिडेट सिलेक्शन था। नैरेटिव ये वो सब कुछ है, लेकिन जो कैंडिडेट सिलेक्शन था उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं चूक गई। उन्हें कैंडिडेट बहुत हद तक बदलने चाहिए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को निकालना चाहिए था और सही लोगों को और लाना चाहिए था। ये एक कांस्टेंट प्रोसेस होना चाहिए। आपने क्या किया गुजरात में? पूरी कैबिनेट चेंज कर दी। तो कैंडिडेट चेंज करने में क्या जा रहा था? तो ये कोर्स करेक्शन आपको करना पड़ेगा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अप्रोच था, वापस से आपको ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, बैक टू बेसिक जाना पड़ेगा, वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहीं से चीजें दोबारा से आपके लिए सही तरीके से रिवाइव होंगी। और जो ये नैरेटिव चलते हैं ना, मोदी और योगी में लड़ाई हो गई तो है, सब बनाए हुए ऐसा है हैं। वैसा है। देखिए, मोदी और योगी को उन्हें भी पता है हम एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, योगी के बिना मोदी और मोदी के बिना योगी का संभव नहीं है राजनीति आगे बढ़ना। और एक परिवार में कुर्सी एक है, सब चाहते हैं, ये मना नहीं है कि प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती परिवार के अंदर, निश्चित तौर पर हो सकती है, होनी भी चाहिए, तभी आप परफॉर्म करेंगे। लेकिन क्या उसका ये मतलब है कि लोग उसके लिए अपना घर तोड़ देंगे? ये तो नहीं होगा। हर एक को अपनी लिमिटेशंस पता है कि मैं कहां तक जा सकता हूं और कहां तक नहीं जा सकता, उसी में वो काम करते हैं और वो जानते हैं, इसलिए बड़े नेता हैं और वहां तक पहुंचे। और हम ड्राइंग रूम में बैठ के उनको राय दे सकते हैं, लेकिन उनको ज्यादा पता है ग्राउंड रियलिटी। अरे शिवम, कहीं आपको नहीं लगता कि सॉरी कि थोड़ा बीजेपी कंप्लेशन नहीं लगती? जैसे और मेरे को इस मुद्दे यूजीसी के मुद्दे से जो डिवीजन आया है, मुझे ऐसे लगता है कि ये ट्रेड डील पे इतना बोलते हम लोग, हम ये नहीं करें कि हम लोग कोई नैरेटिव सेट करते हैं, पर बीजेपी के पास इतने सपोर्टर्स हैं सेल्फलेसली जो काम करते हैं। इस बार ट्रेड डील पे किसी ने बात ही नहीं करी कि उनके ऊपर अगर कोई इल्जाम लग रहे हैं या कुछ ब्लेम लग रहा है। डिवाइड इतना हो गया ना यूजीसी के मुद्दे पे कि अब ये प्रो गवर्नमेंट बोलना लोगों ने जो बिना किसी फायदे के या उसके काम कर रहे थे वो बंद हो गया है। आपको नहीं लगता हुआ है इस बारी? नहीं, मैंने आपके शो में शुरू में ही कहा कम्युनिकेशन गैप है। उस कम्युनिकेशन गैप को आपको सुधारना पड़ेगा। आपका जो इतने लंबा समय हो गया ना, जो आपकी भूख थी वो खत्म हो गई है, तो आपको वो नए लोग आपको इंडक्ट करने पड़ेंगे जिनके अंदर भूख है। पुराने वालों को संगठन में भेजो, भैया बहुत अच्छा काम कर लिया तुमने सरकार में, अब संगठन में जाओ, संगठन में काम करो। सरकार में आपको नए लोग लाने पड़ेंगे। नया जब आप मंत्रिमंडल बनाएं तो आप वो करें, नई टीम इंडक्ट करें और नए लोगों को नए टास्क और नए बेंचमार्क स्थापित करने के लिए कहें, ये जरूरी है। अच्छा, आप मुझे और देखिए, यूजीसी का देखिए यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, 2-4 महीने चलेगा और यूजीसी वापस होगा, कोर्ट के माध्यम से वापस हो जाएगा, वापस से कोई नया मुद्दा आ जाएगा, ये चलता रहता है। लेकिन सरकार ये मत सोचे कि चलता रहता है 4 महीने में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जब पाइलअप होती जाती है ना चीजें, तो वजन ज्यादा हो जाता है। इस अप्रोच से थोड़ा सा बाहर। अब मेरा बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब मुझे कोई नहीं दे पाता है, पर जो देते हैं वो यही बोलते हैं कि ये कभी नहीं होगा। आप मुझे बताइए, क्या जो ये स्टार प्रचारक है बीजेपी के, जो राहुल गांधी हैं, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा कि ऊपर ऊपर से वो जैसे होता है ना, ऊपर ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने स्ट्रांग है, हम एक्शन ले रहे हैं, वो करेगी बीजेपी? क्योंकि कांग्रेस होती तो अभी तक सबका बेड़ा पार हो जाता। इनका तो ये लोग बीजेपी एक्शन लेगी आपको लगता है राहुल के अगेंस्ट?
देखिए, मुझे लगता है कि जब तक जिन लोगों ने राहुल का पीछे से हैंड होल्ड किया हुआ है, जब तक उन्होंने हाथ पकड़ा है, मुझे संभावनाएं कम लगती हैं। जिस दिन उन्होंने बेट लगाना छोड़ दिया और उन्होंने बेट दीदी के ऊपर लगा दिया, उस दिन राहुल भैया का गेम सेट हो जाएगा। और आपको क्या लगता है, राहुल भैया के लिए इतनी सारी जानकारी सरकार के पास कहां से आ रही है? घर में से कोई तो होगा। मान लीजिए प्रियंका दीदी है, उनके जब पति के खिलाफ जब सारा कुछ हरियाणा में लैंड डील और इसके लिए बातचीत हो रही थी, जो चीजें जानकारी इतनी पब्लिक में अवेलेबल होना संभावना नहीं है जिसकी, उनकी सारी रिकॉर्ड्स चाय के ठेलों पे लोग डिस्कस कर रहे थे, उनके हाथों में थे, कहां से आए? ये सैबोटाज घर में से होगा। और क्योंकि वहां पर भी कुर्सी एक है, कंपेटिटर दो। और रही सरकार की बात, देखिए सरकार उस थ्रेशोल्ड तक रखना चाहेगी। देखिए राजनीति है, राजनीति राजनीति के तौर पर ही होती है। आप एक लेवल तक चीजों को खींचते हैं। आपने आप एक बात बताइए, राहुल गांधी को आपने आज के समय में जेल भेज दिया, शेख हसीना ने क्या किया था? खालिदा जिया को जेल भेजा। जेलेंस्की वाले मुद्दे में अलग अलग जगह आप कहीं भी चले जाइए, मालदीव से लेकर और श्रीलंका तक, फिर क्या हुआ? नेपाल में क्या हुआ? क्या आप वहां उस स्टेज पे जाना चाहते हैं? वो राहुल गांधी चाह रहा है ये मेरे साथ ये करें, संसद में मेरे साथ बदतमीजी करें, मुझे गिरफ्तार करें। इसलिए सरकार के लिए ये जरूरी है, आप काम मत खराब करो, आप नाम खराब करो। और नाम भी ये नहीं कि जबरदस्ती, जो जेन्युइन चीज है राहुल गांधी की, आप एक्सपोज कीजिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं कि भैया डुअल सिटीजनशिप वो इंग्लैंड में होल्ड करता है और ब्रिटिश सरकार ने आपको सबूत दिए हैं, तो उसे पटल पर रखिए सार्वजनिक तौर क्यों पर। नहीं करते? और मान लीजिए निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि मैं सब्सटेंशियल मोशन सरकार राहुल गांधी के खिलाफ लाऊंगा। अब ये ओनस निशिकांत दुबे के ऊपर है कि अब उन्हें संसद में साबित करना है कि राहुल गांधी के संबंध सोरोस फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन और इनके साथ है। तो क्या सरकार अब उस रास्ते पे चल रही है कि संसद के अंदर वो इन्हें एक्सपोज करेगी? तो अगर ऐसा होता है, ये भी बहुत बेहतर है। ये गिरफ्तारी से ज्यादा बुरा है। गिरफ्तार होकर तो जमानत पे आप बाहर आ सकते हैं और नेता बने रहेंगे। आप उनकी नेतागिरी ही खत्म कर दो ना, फिर जेल में जाएं, रहें, नहीं रहें, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगर सरकार इस तरीके से सोच रही है, उसे लग रहा है कि वो थ्रेशोल्ड पार हो गया, तो बहुत बेहतर है। बाकी देखिए अंदर बैठे क्या लोग सोच रहे हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है, हम ये कर सकते हैं कि हम चीजों को जो जैसी है ऐसी सामने रख सकते हैं। अब क्या करना है वो सरकार तय कर सकती है। सरकार ही बताए कि भैया जब हमसे राय लेंगे तो हम उस हिसाब से बताएंगे फिर। अच्छा चलो, मेरे को लगा था वो मेरा लास्ट प्रश्न होगा, पर आप ये बताइए, आप मुझे बताइए, क्या बीजेपी में भी थोड़ा कांग्रेस कल्चर आया है, चमचागिरी और सबका? आपको लगता है आया है? देखिए बीजेपी हो या संघ हो, दोनों के लिए कम से कम मेरा ही ऑब्जर्वेशन है, जब ये सत्ता में बाहर रहते हैं तो संगठन मजबूत होता है, सत्ता में आते हैं तो सरकार मजबूत हो जाती है, संगठन कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से सरकार चली जाती है, फिर संगठन मजबूत होता है, फिर सरकार में आते हैं, और ये एक एंडलेस साइकिल है। और ये इसीलिए ये सब चीजें चलती हैं। अब संगठन कमजोर हो गए, जितने अनुसांगिक संगठन थे, सपोर्टिव संगठन थे, सब कमजोर हो गए। सरकार जाते ही वो एक्टिव हो जाएंगे और फिर से सरकार के लिए प्रयास करेंगे। तो ये चलता है। उसका भी एक कारण है, आप समानांतर रूप से दोनों को मजबूत नहीं रख सकते, कारण फिर उसमें टसल होगी, जो वाजपेयी के सरकार के समय आरएसएस और बीजेपी में होती थी। तो कहीं ना कहीं वो डेलिबरेट होता है, लेकिन वो भी आपको तय करना है कि इस लेवल से नीचे संगठन नहीं जाना चाहिए। जब वो चला जाता है, जब आप ये कहने लगते हैं हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो 2024 होता है। तो वो फाइन बैलेंस आपको बनाना है कि कौन सी चीज कितना नीचे जाए, कितना ऊपर रहे। यही आपकी राजनीतिक कुशलता को दर्शाता है। फिलहाल संगठन एक लेवल से काफी नीचे जा चुका है, इसलिए दिक्कत परेशानी आ रही है कि ग्राउंड पे जाके आपके लिए नैरेटिव सेट करने वाला अब लोग नहीं रहे हैं। अब सिर्फ लोग रहे हैं, मंत्री जी आ गए, 5-7-10 लोग उन्हें घेर लेंगे, उन्हें बहुत अच्छा बोल रहेंगे। क्योंकि मैं 1-2 लोगों को कहीं देखा तो मंत्री जी बस आप ही अच्छे हैं, ये है वो है, तो वो कॉम्प्लेसेंट हो जाती है चीजें। सही बात है। और बस फिर उन्हें लगता है कि मैं ही मालिक हूं, मैं ही सब कुछ हूं, और चुनाव हार जाते हैं तो फिर डीप स्टेट की और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जो भी है। लेकिन हाँ, कॉम्प्लिसेंसी का एक हिस्सा भी आपके हिस्से आता है। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं कर रहे, लेकिन कॉम्प्लिसेंसी भी आपके उस 100% में कुछ हिस्सा रखता है, जिसको आपको सही करना पड़ेगा। सिर्फ मोदी, योगी, अमित शाह के भरोसे आप नहीं रह सकते, क्योंकि वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा सकते, वो सभी लोगों से बात नहीं कर सकते। आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको उनकी बात वहां तक ले जानी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, आपने समय निकाला और बहुत ही अच्छी बातें करी, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। नमस्कार।
जय हिंद।